क्या जानते हैं आप वैक्सीन के बारे में? क्या चीज है, कैसे वर्क करता है? कुछ भी अगर आप जानते हैं तो बताइए पहले मुझे कि वैक्सीन क्या होती है। अभी आप लोग को वैक्सीन लगेगी तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ वैक्सीन मैडम, होती क्या वैक्सीन है। मतलब सुई होता है। क्या होता है बेटा? सुई। उसको तो इंजेक्शन कहते हैं ना। मैडम, पर हमारे घर पे तो सुई ही बोलते हैं। सुई लगेगा बोलते हैं, अच्छा। सुई के अंदर जो मैम जो लिक्विड फॉर्म। बॉडी को डिजीज से वो करते हैं, मैडम, प्रोटेक्ट। असली वर्क इनका ना एंटीबॉडीज बनाना होता है। हाँ, गेनिका, आप कुछ बोलो, पता है तो आंसर करो। अच्छा ठीक है। तो वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन को हम कुछ चीज़ों से समझेंगे। पहले मैं इसको बता दूं कि वैक्सीन आया कहाँ से, वैक्सीन का वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वैक्सीन का जो फर्स्ट वर्ड है ये वाला, एक सेकेंड। हाँ, मैडम, ये क्या लिखा है जो बुक में? भी है। काऊ। हम्म, क्या काऊ। लिखा है? ये हाँ, यहाँ पर ग्रीक वर्ड काऊ। वैक्सीन का जो वर्ड है वो आया है काउ वर्ड से। ठीक है, हुआ क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका मतलब होता है काऊ। ठीक है, और आया कहाँ से, तो ये भी सुन लो। हुआ क्या था, बहुत साल पहले एडवर्ड जेनर ने इसके लिए काफी मेहनत की। एडवर्ड जेनर, जिनको कहा जाता है इम्यून इम्यून सिस्टम को जिन्होंने खोजा था, और इम्यून सिस्टम खोजने के बाद से उन्होंने वैक्सीन को भी कई हद तक के ढूंढने की कोशिश की। मतलब वो उनका वर्क कर रही थी। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर, जिसको आप जानते हो, लुइस पास्चर। उन्होंने 1885 में, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच में ज्यादातर काऊ में क्या होता था, काऊ में एक बीमारी लगती थी जो वहां की काऊ पॉक्स कहलाती थी। क्या कहलाती थी? काऊ पॉक्स, है ना। ये काऊ पॉक्स गाय में बढ़ती जा रही थी, काऊ में बढ़ती जा रही थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि इनको रोका कैसे जाए। तो उन्होंने क्या किया था, काऊ पॉक्स को इंजेक्ट किया, और फिर इन्होंने फर्स्टली, सबसे पहले काऊ पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। क्या बनाई थी? काऊ पॉक्स की वैक्सीन बनाई। ये काऊ पॉक्स की वैक्सीन जब सब काऊ में इंजेक्ट की गई तो देखा गया कि काऊ पॉक्स जो है काफी हद तक रिलीफ है। तो वैक्सीन को सबसे पहले किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने। वैसे देखा जाए तो वैक्सीन को सबसे पहले खोजा गया था एडवर्ड जेनर ने, लेकिन हम यही पढ़ते हैं कि लुइस पास्चर ने ही सबसे पहले इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसका? वैक्सीन का डिस्कवर किया था। अब देखिए मेन क्या चीज है। वैक्सीन या वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो ये अलग वर्ड हो जाता है, और वैक्सीन की बात करें तो ये एक वैक्सीन दवाई की तरह हम यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वैक्सीन एक दवाई ही है। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ये एक अलग मोड ऑफ एक्शन की बात होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन में होता क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में वैक्सीन जो है कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में वो वैक्सीन कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे वैक्सीन की, तो वैक्सीन एक लिक्विड मेडिसिन होता है।
जब हम बात करेंगे वैक्सीन की तो वो होता है एक लिक्विड मेडिसिन। उसको बनाया कैसे जाता है? मैम वैक्सीनेशन का मतलब क्या बताएं? वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि वैक्सीन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करेगा। यस मैम। और वैक्सीन का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है दवाई, वही ना? मेडिसिन होता है वो सिर्फ वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो वैक्सीनेशन के बारे में मैं पहले बाद में बताऊंगी, पहले हम वैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन को जब ब्रिस पास्टर ने देखा तो क्या देखा था? पहले उन्होंने काउ पॉक्स की जो जो इंजेक्टेड किया था, मतलब जिसमें काउ पॉक्स हुई थी, वो काउ पॉक्स को पहले उसने इस पैथोजन को इंजेक्ट किया। ठीक है, और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने इसका काफी हद तक वर्क किया। वर्क करने के बाद देखा कि ये जो पैथोजन होते हैं, ये जो पैथोजन होते हैं ये डेड फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सेल डिवीजन करती है तो उसके जो आगे आने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें सेल डेड भी होने लगती है। 90 सेकेंड में ई कोलाई हमारी बॉडी में 1 लाख टू 1 करोड़ तक के अपनी सेल को मॉडिफाइड या बनाने के लिए पूरी तैयार रहती है। 90 सेकेंड में ई कोलाई बॉडी में जितनी फैलती है उतनी ही ज्यादा वो डेड सेल भी बनाने लगती है, मतलब वो डेड सेल भी होने लगती है। ठीक वैसे ही जो पैथोजन होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जैसे जैसे अपने आप को ग्रो करने लगते हैं वैसे वैसे वो डेड सेल भी बनाने लगते हैं। मतलब एक सेल दूसरी सेल को बनाती तो जाती है लेकिन पीछे छूटती जाती है उनकी डेड सेल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, पैथोजन की डेड सेल को उन्होंने देखा कि ये किसी वजह से वर्किंग नहीं कर रही है। मतलब कि उन्होंने देखा कि वो इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म से वो इनएक्टिव फॉर्म में चली गई है। मतलब एक्टिव फॉर्म का मतलब कि ये अपने पैथोजन को सेल डिवीजन के थ्रू नहीं बढ़ा रही है, अपने डीएनए को कॉपी नहीं कर रही है, अपने डीएनए को नहीं बढ़ा रही है, और उसके बाद ये चली गई डेड फॉर्म में, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में। बस इन्होंने यही इनएक्टिव फॉर्म को इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने एक प्रोसेस जिसको हम कल्चर कहना कहते हैं, इस कल्चर के मीडियम से इन्होंने उसको दिया न्यूट्रिएंट। इन्होंने दिया उसको एक न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट देने के बाद इन्होंने बनाया उसके डीएनए की कॉपी, और डीएनए की कॉपी बनाने के बाद बनाए वैसे ही ठीक एक्टिव प्रोसेस करने वाले पैथोजन। लेकिन इनका डीएनए उस डीएनए यानी जो डेड सेल वाले जो थे, डेड सेल वाले जो पैथोजन थे उसको वो किल कर सकते थे। लेकिन इसी डेड सेल की वजह से इन्होंने एक एक्टिव वाले जो डीएनए प्रोड्यूस किए जो एक्टिव वाले को ही मार सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पर समझ में आया कुछ? यस मैम। कुछ आया, कुछ घुसा? देखो, जब हमारी बॉडी में कोई सेल मर जाती है तो वो डेड सेल होती है। अब डेड सेल को मैं कुछ खाने के लिए दे दूंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक जिंदा होगी, दो जिंदा होगी, तीन ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो जो भी जिंदा होती है वो फिर सेल डिवीजन करने लगती है, फिर उसी एक्टिव फॉर्म में, और वो फिर एक्टिव फॉर्म में आकर जो हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में जो डिजीज पैदा कर रही है, पैथोजन बढ़ा रही है, वायरस फैल रहे हैं, बैक्टीरिया फैल रहे हैं, उनसे लड़ती है। और उनसे लड़ने के बाद उसके डीएनए को कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर देती है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर वो उस फॉर्म में रहती है, और धीरे धीरे फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। वैक्सीन भी इसी वजह से बनाए जाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल कर सके, उनके डीएनए को
कैप्चर करके उनके डीएनए की कॉपी करके उसके डीएनए को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके अपने डीएनए को बनाती है और वो डीएनए पूरे वर्क करता है ताकि ये पैथोजन कंप्लीटली मर सके। ठीक है, यही होता है वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन। होता क्या है, अगर मैं बेसिक बात बताऊं तो काफी टाइम हो जाएगा, तो मैं इसको ओरली बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो होता क्या है कि जो वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट की जाती है तो हमारी बॉडी का टी सेल, जो जिसे हम हेल्पर सेल कहते हैं, ठीक है, हेल्पर सेल, और बी सेल जिसको हम बुर्सा फिब्रोसिस सेल कहते हैं, ये दोनों हो जाते हैं एक्टिव। ठीक है, ये हो जाते हैं एक्टिव, और ये फिर एक्टिव होने के बाद वो जो वैक्सीन इंजेक्ट हुई है हमारी बॉडी में उसको खा लेते हैं। अब उसको खाने के बाद ये एक रिसेप्टर बना लेते हैं जिसके वजह से जो हमारी बॉडी में पैथोजन होती है ये उसको खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। ठीक है, अब ये खाने वाले जो वैक्सीन है या मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट बोलेंगे, ये अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। जब ये बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से इनका प्रोसेस सभी उस पैथोजन को किल करते जाएगा और बनाते जाएगा एक अलग से मैक्रोफेज या रिसेप्टर। ठीक है, ये भी तो सेल डिवीजन करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स भी सेल डिवीजन करते हैं, मतलब ये भी बढ़ेंगे। जितना वैक्सीन इनको खाती जाएगी या वैक्सीन को ये खाते जाएंगे ये हमारी बॉडी में फैलते जाएंगे और ठीक वैक्सीनेशन इसी तरह हमारी बॉडी में वर्क करते जाएगा। क्लियर है बेटा? यस से बताऊं, फिर से बताऊं? मैम एक चलिए बार फिर, और बता दो। ठीक है, ये समझो बी सेल है, ये समझो टी सेल है, इनका एक रिसेप्टर है, इनका भी एक रिसेप्टर है, ये दोनों हो गए जॉइंट। अब ये दोनों बाइंड किए तो बाइंड करने के बाद ये बना दिया एक ऐसा रिसेप्टर जो उस पैथोजन को पकड़ सके। ठीक है, क्या बनाया? एक ऐसा रिसेप्टर जो उस पैथोजन को पकड़ सके। जब ये रिसेप्टर बनाया तो जहां जहां ये जाते जाएंगे, घूम घूम के खाने वाला काम करते हैं ना, तो ये जहां जहां जाते जाएंगे वो उस पैथोजन की बॉडी को पकड़ते जाएंगे और उसमें इंजेक्ट करते जाएंगे जो वैक्सीन से बना हुआ एक अलग रिसेप्टर। वैक्सीन अब इन वैक्सीन को इन्होंने खा लिया, हमारी बॉडी के वैक्सीन को इन्होंने खा लिया। ठीक है, हमारी बॉडी में जो वैक्सीन इंजेक्ट किया गया इसको इन्होंने खा लिया और बना दिया एक न्यू रिसेप्टर, बना दिया एक न्यू रिसेप्टर जिसको हम MHC भी कहते हैं। MHC मतलब माइक्रोफेज हेल्पिंग रिसेप्टर, मतलब एक टोटल मीनिंग देखा जाए। फिर ये पैथोजन को खाते जाते हैं और फिर उसके चीज को बनाते जाते हैं, मतलब उसे किल करते जाते हैं। बस यही वर्क रहता है वैक्सीन का। वैक्सीन के कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है कन्वेंशनल वैक्सीन, एक होता है प्यूरिफाइड वैक्सीन और एक होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कन्वेंशनल वैक्सीन किसको बोलते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो यही होगा एक तरह का घर में चोट से गिर गए, आपको हो गया टिटनेस। ठीक है, अब इस टिटनेस का वैक्सीन कैसे बना? आपके हाथ पैर में चोट आ गई, अब उस चोट से जो आपके ब्लड में इंजेक्ट हो गया वो चीज पैथोजन जो है वो इंजेक्ट हो गया। तो सिंपली अब इस चीज को हमने ले लिया, किसमें? एक चीज में ले लिया। ठीक है, अब एक चीज में ले लिया, अब इसको हमने
कुछ दिन तक प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई कैसे करते हैं? अब इसके जो एंटीजन है जिसको उन्होंने बताया कि ये जो है टिटनेस का क्या है, ये टिटनेस का ये एक वायरस है, ये बताया किसने? एंटीजन ने। अब इस एंटीजन को क्या किया उसने? प्रोड्यूस किया, आइसोलेट किया इसने, आइसोलेट किया। आइसोलेशन का मतलब समझ में आया आपको? कैसे करते हैं आइसोलेशन? पता है? बताना पड़ेगा। यस मैम, बता दो। ठीक है, आइसोलेशन के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के जरिए हम देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर बंदा है या पर्सन है उसका लेते हैं हम ब्लड, और ब्लड के साथ साथ जो भी पैथोजन उसके साथ आए हैं उसकी अगर छोटी मोटी भी वैल्यू है, थोड़ी भी क्वांटिटी है, तो वो सेंट्रीफ्यूज में उसके सेल को रप्चर करके निकाल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या मैम, करता है? हाँ मैम ये बोलिए जो बेटा। सेंट्रीफ्यूज बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके जरिए हम आइसोलेशन फॉर्म में उसको कर सकते हैं, किसी भी चीज का, डीएनए का, किसी भी लिक्विड का, हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। आपको बताया जाएगा जब आप कॉलेज में जाओगे, आप उस सेंट्रीफ्यूज को देखोगे भी। ठीक है, साई कॉलेज में है सेंट्रीफ्यूज। तो होता क्या है कि हमने आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद हमको उस जो पैथोजन का एक रप्चर्ड डीएनए मिल गया, एक रप्चर्ड डीएनए मिल गया। अब इस रप्चर्ड डीएनए को हमने क्या किया? अब इस रप्चर्ड डीएनए को हमने क्या किया? इसका सेल भी मिला, सेल मिला मतलब इसका डीएनए मिला। अब इसी को हमने काफी हद तक के न्यूट्रिएंट दिया, और न्यूट्रिएंट के जरिए हमने उसे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद फिर बनाया हमने एक प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन। ये हो गया दूसरा चीज। थर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब होता है कि हम करते क्या हैं, उसका भी प्रोसेस है। हम्म, हम करते क्या है? मान लो कि हमको उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही, हमको समझ नहीं आ रहा है कि बीमारी लगी कहाँ से, कैसे की हुई। तो वो जो जो भी पर्सन है, हमने उसका डीएनए सैंपल लिया, और डीएनए सैंपल को देखा कि उसके अंदर जो वायरस का सेल है ना, ये वायरस का सेल है। अब उसके सेल में हमको करना है एक दूसरा चीज इंजेक्ट, और देखना है कि ये उसके डीएनए को तोड़ पाता है कि नहीं, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर पाता है कि नहीं। बस यही चीज रिकॉम्बिनेंट कहलाती है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर सेल या इंडिविजुअल सेल में दूसरा कोई चीज, या लिक्विड बोल लो, दवाई बोल लो, या कोई भी पर्टिकुलर बेस से बनाए हुए चीज को इंजेक्ट करने पर देखने वाला रिकॉम्बिनेंट, उसके सेल को तोड़कर बनाया गया वो चीज, और जोड़ा गया दूसरा कोई फैक्टर जिससे उसकी हर पर्टिकुलर साइज, स्ट्रक्चर बदल जाती है, उसकी साइज, उसका शेप, वो चीज बदल देगा, उसे ही कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है। अब होता कैसा है, इसका भी एक प्रोसेस है। कन्वेंशनल वैक्सीन क्या होता है? कन्वेंशनल वैक्सीन भी दो टाइप का होता है, एक होता है लाइव और एक होता है इनएक्टिव। एक होता है लाइव, एक होता है इनएक्टिव। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो कन्वेंशनल वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो पहला जो हम देखते हैं बीसीजी वैक्सीन, पॉक्स, येलो येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, जो काफी पुराने समय में ऐसा बोला जाता था कि हैजा फैला है, इसका कैसे मिलेगा। तो उस वक्त जैसे कि अभी कोरोना, ठीक है, कोरोना वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन भी एक लाइव वैक्सीन है, मतलब तुरंत तुरंत वाली। हुआ ये कि लाइव वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है जनरली 8 न्यूट्रिनेट या पैथोजेनिक सेल्स, जैसे कि किसी की बॉडी में वो पैथोजन के सेल मर चुके होते हैं, और फिर उस पैथोजन को, उस वीक पैथोजन को नॉन वरुलेंट, यानी कहना चाहिए जहां पर वो पैथोजन इंजेक्ट
नहीं कर सकते, ये फैल नहीं सकते, ये बीमारी नहीं फैला सकते। वो वायरस जो वेरुलेंट है वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं और फिर उसी के सेल से उसी का एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। वो एंटीबॉडी क्रिएट होगी तो वैक्सीन भी क्रिएट हो जाएगी। एंटीबॉडी क्रिएट होने पर ये बनाएगा एक लाइव वैक्सीनेशन। ठीक है। दूसरा होता है इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन का मतलब है ठीक वैसे ही जैसे हमने पैथोजन को पकड़ा, उसके सेल को लिया और उस सेल को लेने के बाद क्या किया, जैसे मान लो हमने उसके सेल को किल कर दिया हीट प्रोसेस से। ठीक है, हमने उसको किल कर दिया हीट प्रोसेस के थ्रू। अब हीट प्रोसेस क्या होती है आप पूछोगे। हीट प्रोसेस दो तीन टाइप की होती है, जैसे अल्कोहल बेस्ड, फॉर्मेलिन बेस्ड, फिनोल्फ्थालीन बेस्ड, यूवी रेज, ये होती है हीट प्रोसेस। इससे हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद जो कुछ बैक्टीरिया जो बच जाते हैं, जो उससे लड़ लेते हैं, ठीक है, वही होते हैं इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन। यही बनाते हैं इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? दोनों चीज, दोनों क्लियर है? यस मैम मैम। हाँ, यस मैम, कुछ समझ आया। थोड़ा बहुत समझ में आया। यस मैम। अब होता क्या है प्यूरिफाइड। तो प्यूरिफाइड के बारे में तो मैंने बता दिया। प्यूरिफाइड का एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस। अगर हम बात करें कि निमोनिया को हम कैसे किल कर सकते हैं, तो इसका वैक्सीन हम प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन बनाते हैं। मतलब निमोनिया का जो सेल होता है, निमोनिया का जो वायरस होता है, वो अपने आप में नहीं होता, मतलब उसका डायरेक्टली वैक्सीनेशन नहीं बन सकता। कहने का मीनिंग है कि उसका हम लाइव वैक्सीन नहीं बना सके, इस वजह से हमने उसका प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन बनाया, जिससे हम उस निमोनिया को किल कर सके। अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन और दूसरा होता है डीएनए वैक्सीन। जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे कि रिकॉम्बिनेशन मतलब कि उस सेल को हमने तोड़ा मरोड़ा है, उसके सेल को तोड़कर नया कुछ चीज उसमें जोड़ा है, जिसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट है। और डीएनए वैक्सीन का मतलब है कि उस पैथोजन के डीएनए से बनाई गई वैक्सीन को ही डीएनए वैक्सीन कहेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, क्या होता है पॉलीपेप्टाइड? मैम बॉन्ड होता है बॉन्ड होता है। पॉलीपेप्टाइड। किस चीज का बॉन्ड होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसका? बताइए, किस चीज का बॉन्ड होता है? पेप्टाइड मतलब क्या? मैम बताइए। अमीनो एसिड। हम्म, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किससे बनता है? मैम प्रोटीन से। प्रोटीन से। और प्रोटीन क्या बनाते हैं? अपने खुद के बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन का मतलब है कि हमको उसकी बॉन्ड को तोड़ना होता है। ठीक है, हमको उसकी बॉन्ड को तोड़ना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन में या पॉलीपेप्टाइड रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन में होता क्या है कि जो उनकी बॉडी का जो प्रोटीन लेवल है, हमको सिर्फ उसको ही तोड़ना है और उसके बॉन्ड को तोड़कर हमको डालना है कुछ ऐसा केमिकल, जिससे उसका जो जिससे उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीट उसकी चेन टूट जाए और ये चेन टूट कर फिर वर्क ना करे। मतलब जैसे कि आपकी बॉडी है, ठीक है, एक फनी सा एग्जांपल बता रही हूँ। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का मैं
हाथ दोनों काट दूं तो क्या आप वर्क करोगे? नहीं करोगे। पैर काट दूं, चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। किसी भी जानवर का आप हाथ पैर काट दोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही कोई भी वायरस का आप एक सेल ही रपचट कर दो तो वो नहीं कर पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा, यानी पर्टिकुलर सेल नहीं कर पाएगा। अब इसी तरह से अब इसी तरह से क्या होता है कि आ, हमारी हमारी बॉडी के भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ही वर्क नहीं करते हैं और हमारी बॉडी के उस पैथोजन को कंप्लीटली मार देते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है तो उसको मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि आदमी को आदमी से मारने के लिए करना क्या है? एक पर्सन को या एक वायरस को मारने के लिए हमको उसी की कॉपी बनानी है। इसका मतलब उसके ही बॉडी से हमको कुछ चाहिए, ऐसा देखने के लिए हम ये सब काम करते हैं कि हमारे उसकी बॉडी में देखना है कि है क्या इसका वीक पॉइंट, आखिर ये कैसे मरेगा, इसके बोन्स को कैसे मारा जाए, इसके वेन्स को कैसे खत्म किया जाए, इसके डीएनए को कैसे मारा जाए, ये देखने के लिए हम करते हैं ताकि हम इससे मार सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके ही सेल को लेकर इसकी बॉडी को पूरा तोड़ते हैं, इसके पॉलीपेप्टाइड चेन को यानी इसके प्रोटीन लेवल्स को तोड़ते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं कोई दूसरा लिक्विड फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बनाया जाता है, जैसे कि पेज नंबर आगे भी लिखोगे, प्रिपरेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी थ्रू द ईस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बनाया गया है। ये एक डीएनए वैक्सीन है। हाँ हाँ, मैम ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, या बुक में नहीं दिख रहा है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। यस मैम, ये बुक में नहीं दिख रहा है। आपकी बुक में नहीं है, पुरानी बुक होगी। अच्छा, नो मैम, न्यू बुक है, इस लिस्ट में नहीं है सॉरी, न्यू शायद। बुक होगी। हाँ। मैम सब बुक में है, ये तो है टॉपिक। अच्छा चलिए ठीक है, रुकिए मैं मैम फोटो। है ना टॉपिक बुक में, 300 पेज में है मेरी बुक में। कौन सा पेज? 300, 300। हाँ, दिखा अब आप लोग को? यस मैम। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी, जो बहुत साल पहले हेपेटाइटिस बीमारी थी, उसका वैक्सीनेशन बनाया गया है। आप लोग को पता है इसकी वैक्सीन कितनी डोज की होती है? इसकी वैक्सीन 3 डोज की होती है। मतलब वीक, कभी कभी वीक में लगाना पड़ता है और कभी कभी मंथ में। तो ऐसी होती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी हमारे इंटेस्टाइन में एक तरह का फॉर्म करता है गैंग्रीन का, या कहना चाहिए कि वो हमारी पूरी लिवर सेल को खराब करता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैक्सीन तैयार करनी पड़ी और वैक्सीन को 3 डोज में अप्लाई करना पड़ा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस को लिया, उसके सेल को, ये देखिए, ये एक दिख रहा है एक सेल बॉडी जिसमें लिखा है HBsAg, दिखाई दिया? मैम हाँ, अब इसको हमने एक रिकॉम्बिनेंट लिक्विड से मारना है। कैसे मारेंगे? यहाँ पर लिखा है इको आर आई। इको आर आई का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन और आई का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में फॉर्म होने वाला। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में फॉर्म होने के लिए जो इको आर, इको का मतलब है इकोलाई। ठीक है, इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने इंजेक्ट किया। इको आर आई ने क्या किया, इसको पहले इसके सेल को देखा, पहले परखा, रीड आउट किया क्या चीज है,
फिर इसके उस सेल को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। कहाँ कहाँ से? बीच से। ठीक है, अब बीच से तोड़ा तो एक चीज दिखा उनको, ADH प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब है जहां से हम उसको बांध सके, एक ऐसा प्रमोटर हमको देखना था। मैंने डीएनए में बताया है ना कि जब डीएनए का कोई पार्ट को हमको स्टार्ट करना होता है, जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो हम उसके प्रमोटर से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एलोंगिनेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको इसी चीज को देखना है कि हम उस वायरस के डीएनए के कौन से पार्ट को तोड़ेंगे, वहां पर इंजेक्ट करेंगे। तो हमने एडीएच प्रमोटर को देखा। यहाँ पर हमको इलोंगिनेशन प्रोसेस समझ में आया, जहां पर हमको उसे डालना था। टू यू लिखा है, टू यू लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमको क्या करना है, उसके सेल में वो इंजेक्ट करना है जहां से उसका सेल टूट कर दूसरे सेल से डिवाइड हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर TRPL लिखा है, इसका मतलब होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बॉन्ड या टर्मिनेशन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेशन बॉन्ड है और ये प्रमोटर बॉन्ड है। अब ये प्रमोटर बॉन्ड तीनों वर्क किए। यहाँ पर देखो, जहां पर टर्मिनेशन बॉन्ड आया यानी कि स्टॉप कर दिया गया, फिर वहां से लेकर वहां तक की ये सेल एज इट इज वैसा दिखता है। अब हुआ क्या कि इस सेल ने जो तोड़ा था, हमने उस सेल को जो तोड़ा था, वो सेल का कुछ हिस्सा अपनी ही सेल को बनाने लगता है। जहां से प्रमोटिंग हुआ था, जहां से प्रमोट यानी स्टार्ट हुआ था, वो कुछ हिस्सा इसको बनाने लगा। अब इसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया इस सेल में। इस मतलब ई कोलाई में, है ना। ई कोलाई इस सेल जो है उसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया। इस सेल ने इस सेल को फिर से बनाया और बनाकर कैसे दिखाया, ट्रिप्टोफेन फ्री मीडियम, इसके सेल को ट्रिप्टोफेन फ्री मीडियम बना दिया। ठीक है, ट्रिप्टोफेन का मतलब होता है कि उस सेल के, जो सेल को जिसने काटा, उसमें हमने ट्रिप्टोफेन डालकर उसको उस मीडियम से तोड़ दिया। देन हमने किया कल्चर, और कल्चर बनाकर हमने इसका बनाया क्लोन। क्लोन से, इस क्लोन बनाने से जो सेडिमेंट, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूज में जो नीचे निकलता है ना सेडिमेंट, सेडिमेंट जो निकलता है और उससे लाइसिस होती है, उससे बनाया रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन। थोड़ा सा है बेटा, समझ में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने नहीं है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को जानने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको आपको पूरी बुक में, कॉपी में नहीं दिखाया जाएगा, बट आप इसको ओरली समझ सकते हो कि सेडिमेंटेशन मतलब कि उस सेल को रप्चर करने के बाद जो उसका प्रेसिपिएट निकलता है, उसे हम सेडिमेंटिन कहते हैं। ये सेडिमेंट इस सेल ही एक बनाया नया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम, यस। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको नहीं मालूम है। सब टेक्नोलॉजी को नहीं बता सकती एक साथ, लेकिन एक प्रोसेस आप बता सकती हैं कि हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन, जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, ट्रिप्टोफेन होता क्या है। ट्रिप्टोफेन एक ऐसा इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसके सेल जो है पूरी तरह से हट जाए, उसके सेल को हटाने के लिए। अब उसके सेल को हटाने के लिए उसके डीएनए को तोड़कर जो चीज को हमको दवाई को डालना है, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लो। जैसे दो दो जैसे दो चीज है, उसको आप जोड़ने के लिए या तो रबड़ का यूज करते हो, है ना। इसको बांध देंगे तो शायद ये जुड़ जाए। बस यही चीज का काम करता है ट्रिप्टोफेन। अब
इसको हमने तोड़ दिया है, अब इसमें इंजेक्ट कर दिया है कोई दवाई। अब इसको जोड़ना है तो ट्रिप्टोफैन यहाँ पर डालेंगे जिससे ये सेल जुड़ जाए और बनाए न्यू सेल, तो वो होगा कल्चर ईस्ट सेल। अब ईस्ट सेल ने बनाया नया सेल जिसको हम सेडिमेंट ईस्ट सेल बनाते हैं। अब सेडिमेंट ईस्ट सेल ने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन सेल। यहाँ तक थोड़ा समझ में आया बेटा? यस मैम। हम्म। हो गया मैम, क्लास ओवर। रुको रुको, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी आपको जाना है बेटा? ओके, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक कर लेते हैं, कल क्लास में बता देंगे इसको। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए कल मिलते हैं।